नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। और टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। दिल्ली का राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। भारत जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल। परस्पर सहयोग की समीक्षा और आगे की कार्य नीति पर होगी चर्चा। नीट यूजी के नतीजे घोषित। उत्तीर्ण हुए 9.93 लाख अभ्यर्थी। राजस्थान की तनिष्का शीर्ष पर। बस आशीष बत्रा और ऋषिकेश नागभूषण को दूसरा और तीसरा स्थान। ताइवान को लेकर फिर आमने सामने अमेरिका चीन। एक और अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ताइवान के दौरे पर। अमेरिकी डिफेंस मदद पर चीन की आपत्ति। एशिया कप में आज भारत बनाम अफगानिस्तान। दुबई में सुपर 4 का मुकाबला। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को दी मात। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने वाले हैं। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सत्ता के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रतीक है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास किया गया है। इसके तहत अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे क्षेत्र को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। कर्तव्य पथ में बेहतर सार्वजनिक स्थान और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें पैदल रास्ते के साथ हरे भरे लॉन, नए तौर पर बनाई गई नहरें, मार्गों के आसपास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल बनाए गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइट्स लगाई गई हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाटर रिसाइकलिंग, वर्षा जल संचयन और कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएं इसमें शामिल हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव बुधवार को पारित कर दिया। एनडीएमसी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से इस संबंध में प्रस्ताव मिला था, जिसे एनडीएमसी परिषद की एक विशेष बैठक में पारित कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार 2014 से अब तक की सरकार है, वो अपने कर्तव्य बोध से प्रेरित है और इसीलिए किंग्सवे का नाम राजपथ से हटकर कर्तव्य पथ करने का काम किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज ये नीति भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक सहभागिता का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने
डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 संवाद में शामिल हो रहे हैं। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के नए तरीके तलाशने वाले हैं। दौरे के दौरान दोनों मंत्री अपने समकक्षों के साथ रक्षा मंत्रालय बैठक और विदेश मंत्रियों के रणनीतिक संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से बातचीत करने वाले हैं। इस वर्ष जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना किए 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जापान के आत्मरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। इससे 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 5 वर्षों में विकसित किए जा सकेंगे। साथ ही कोची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। रेलवे भूमि लीज नीति में कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। इससे रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान भी किया गया है। इससे रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और लगभग 1.2 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम-श्री योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित और उन्नत किया जाएगा। पीएम-श्री स्कूल योजना को 2022-2027 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाने वाला है। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। ये सभी स्कूल सरकारी होंगे जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पायलट परियोजना के आधार पर पीएम-श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा और इसमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कन्याकुमारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत के करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है, देश बड़े आर्थिक संकट से घिरा है और त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। So many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party,
but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल भी हुए। यहीं पर 3 दशक पहले एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। आयकर विभाग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदिग्ध फंडिंग के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की है। गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग ने RUPP, उनसे जुड़ी संस्थाओं, संचालकों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की है। माना जाता है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विभाग की ओर से अचानक ये कार्रवाई की गई है। एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले की नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें उत्तीर्ण हुए 9.93 लाख अभ्यर्थियों में राजस्थान की तनिष्का ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली के वस आशीष बत्रा और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 17.64 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए। सबसे ज्यादा 1.17 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण हुए, जबकि महाराष्ट्र से 1.13 लाख और राजस्थान से 82,548 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देश के 497 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों में 3,570 केंद्रों पर 17 जुलाई को आयोजित प्रवेश परीक्षा में करीब 95% उपस्थिति रही थी। परीक्षा 13 भाषाओं असमी, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में ली गई थी। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन पहली बार अबुधाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, कुआलालंपुर, लागोस, मनामा, मस्कट, रियाद, शारजाह, सिंगापुर और दुबई और कुवैत के शहरों में भी किया गया। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए बेंगलुरु के इलाकों में धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है और जनजीवन भी सामान्य होने लगा है। ज्यादातर सड़कों पर जल भराव खत्म हो गया है और कुछ इलाकों से पानी की निकासी का काम लगातार जारी है। यातायात लगभग सामान्य हो गया है। शहर में कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति बड़े स्तर पर बहाल हो गई है। हालांकि इस बीच बारिश की आशंका बनी हुई है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। बहाओल्लाह का एक मूल सिद्धांत यह है कि एकता की रोशनी इतनी व्यापक है कि वह पूरे संसार को घेर सकती है और प्रज्वलित कर सकती है। ऐसे शिक्षणों को और ऐसे सत्यों को देखने के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखिए एकम सत्य संसद टीवी पे। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, जिसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ अहम खबरों पर नजर।
राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर ज़ियारत करेंगी। उसके बाद शाम करीब 6 बजे शेख हसीना अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर से ही ढाका के लिए उड़ान भरेंगी। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये आज से लागू होगा और अगले साल 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पोखरा में नेपाली सेना के मध्य कमान मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्हें इसके विभिन्न सैन्य पहलुओं से अवगत करवाया गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर केंद्रित 3 दिन के सम्मेलन मंथन का आज उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सड़कों, नई सामग्रियों एवं तकनीक, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा, वैकल्पिक एवं भविष्य उन्मुख आवागमन, बहुमाध्यम लॉजिस्टिक पार्क, पर्वतमाला और डिजिटल हस्तक्षेप से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक राजस्थान में आयोजित करने जा रही है। बैठक का समापन गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से होगा, जबकि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बिहार के गया में 312 करोड़ की लागत से रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रबर बांध का उद्घाटन करेंगे। इस डैम के बनने के बाद सालों भर सूखी रहने वाली फल्गु नदी में करीब 10 फीट तक पानी रहेगा। एनआईए ने भगोड़े आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के खिलाफ 10 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया है। हरप्रीत सिंह 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट मामले में आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी लागू रहेगा। लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया उस कार का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जर्मनी भेज रही है। इसे विश्लेषण के लिए जर्मनी भेज रही है। इसके दुर्घटनाग्रस्त होने से टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत शहर के ओलपाड़ इलाके में एक बड़े चिकित्सा शिविर का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। ओलपाड़ में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के परिसर में आयोजित होने वाले इस चिकित्सा शिविर में 3000 डॉक्टर्स स्वास्थ्य जांच करेंगे। देश में 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन 3157 लाख टन से अधिक होने की उम्मीद है, जो 2020-21 की तुलना में 50 लाख टन ज्यादा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दलहन उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन लगभग 377 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्री ने रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादन के मामले में काफ़ी काम हुआ है, जिससे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक एप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मेडन टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया और एप्लाइड मटेरियल्स कंपनी के सीईओ गैरी डिकर्सन से मुलाकात की। इस दौरान भारत में सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले और सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। लंच के दौरान हो रही इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने भारत में वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र की सफलता के लिए उनके विचार आमंत्रित किए और उन्हें भारत के बढ़ते इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की ग्रोथ स्टोरी को और गति मिले।
a very important role you all play. You have a unique positioning as the connect between the two. And I must say we're grateful for all the good work that you're doing. And I do look forward to your continuing this effort and this engagement to bridge India and the United States businesses, people-to-people contact. On a government-to-government level, I can tell you we've never been stronger allies or partners than we are now with the United States. और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ताइवान को लेकर एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल ताइवान का दौरा कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिस पर चीन से सख्त आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा। चीन ने अमेरिका के उस बयान पर सख्त आपत्ति की है जिसमें कहा गया है कि वो ताइवान के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। लिज ट्रस ने कैबिनेट के मिशन को रेखांकित किया और एक मजबूत, सुरक्षित, अधिक प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी यूनाइटेड किंगडम बनाने का लक्ष्य भी रखा। लिज ट्रस ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से बातचीत की और यूरोप में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए रक्षा पर एक साथ काम करने की उम्मीद जताई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं मार्केट के ताजा हालात पर बिजनेस बज़ के जरिए। आज सेंसेक्स 346.08 अंकों की बढ़त के साथ 59,374.99 पर खुला। वहीं निफ्टी 123.75 अंकों की बढ़त के साथ 17,748.15 पर खुला। और अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। भारत और अफगानिस्तान की टीमें चौथी बार T20 क्रिकेट में आमने सामने होंगी। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए तीनों मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। शारजाह में कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। और अब बात महान शख्सियत की, आशा भोसले उर्फ आशा ताई की। आज उनका जन्मदिन है। आशा जी अपनी गायकी के दम पर कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ सदाबहार नगमे। फिल्म लगान के लिए आशा भोसले ने जब ये गीत गाया तो फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करते हुए उन्हें 50 से ज्यादा साल गुजर चुके थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मराठी संगीत नाटकों के पुरोधा दीनानाथ मंगेशकर के 5 बच्चों में से एक आशा भोसले का जन्म हुआ 8 सितंबर 1933 को। करीब सभी संगीतकारों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत गाते हुए आशा भोसले ने अपनी गायन कला के सभी पहलू उभारे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अपनी खास आवाज के दम पर आशा भोसले सुनने वालों के दिलों में जगह बनाती गई हैं और आज भी अपनी गायकी से अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। फिल्मों के अलावा आशा भोसले ने हजारों गैर फिल्मी गीत, गज़लें और भजन भी गाए हैं। हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में गाए उनके गीत भी बेहद असरदार हैं। दुनिया में लोगों को
चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 8 सितंबर यानी आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 8 सितंबर वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओपेरा हाउस में सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जापान और कुछ मित्र राष्ट्रों के बीच शांति को औपचारिक रूप से स्थापित किया और जापानी संप्रभुता को मान्यता दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध हथियारों से लड़ना बंद हो गया था, लेकिन इस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तकनीकी रूप से अंत हो गया। इस संधि को जापान के साथ शांति की संधि भी कहा गया। यह संधि अप्रैल 1952 को लागू हुई। कानूनी रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले मित्र देशों के कब्जे से जापान को मुक्त किया गया। 8 सितंबर वर्ष 1967 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी नींव 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई। सदस्यों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया ताकि दुनिया भर के लोगों को आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो सके। आज ही के दिन 1966 में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। यूनेस्को के अनुसार भारत वर्ष 2060 में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा।